हेलो स्टूडेंट्स। तो बढ़िया है ना आप लोग। आइए आज के क्लास में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल शुरू करते हैं। यानी आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, वो है एक सर्कल है, मतलब वृत्त। इसमें क्या करना आपको कि इस वृत्ताकार पथ पर यानी सर्कुलर पथ पर आपको मूव करना है। किसको किसको लेकर? तो 1 2 3, ठीक है। यानी इस पर आपको क्या करना है कि घूमना। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम 1 लेंगे तो क्या होगा 2, उसके बाद 3। फिर समझिएगा, अगर हम पहले 1 चुने तो उसके बाद दूसरा कौन होगा यहाँ पे 2, फिर तीसरा कौन आएगा 3। ध्यान दीजिएगा। और यदि हम पहले 2 लिए तो बोलिए, अगर हम पहले 2 लेंगे तो फिर सर्कुलर पथ पे कौन आएगा दूसरा? तो यहाँ दूसरा होगा 3, फिर होगा 1। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 के बाद देखिए कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा 2। मतलब पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि एक सर्कुलर पथ पर मूव करना है, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि जिस डायरेक्शन को एरो शो कर रहा है, यानी तीर जिस दिशा को दर्शा रही है, आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। यानी यदि हम अगर 1 से चलते हैं तो बोलिए 1 के बाद कौन आएगा? देखिए यार अभी फिगर देखिए केवल, अगर हम 1 लिए तो तीर के डायरेक्शन में कौन आया, उसके बाद 2, फिर कौन आया 3। देखिए वही लिखे हम, अगर हम 1 लिए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ध्यान रहेगा आपको। चलिए एक बार फिर से ध्यान देते हैं। अगर हम इस वृत्ताकार पथ पर घूमे और इस एरो का अनुसरण करें, यानी हम इस एरो को फॉलो करें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप 1 लीजिएगा तो देखिए 1 के बाद कौन आएगा 2, फिर 2 के बाद 3, ठीक है। तो वे देखिए हम पहले लिखे, अगर हम 1 लिए तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। उसी तरह से यदि आप 2 लीजिएगा, क्या लीजिएगा पहले आप 2, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहले इसको चुने, ठीक, तो जैसे ही हम 2 को चुने तो 2 अगर एरो को फॉलो करेगा, यानी अगर 2 पर हम 2 को ले और तीर के हिसाब से चले तो 2 के बाद क्या आएगा देखिए 3, और 3 के बाद क्या आएगा फिर 1। क्या सही ना? यानी अगर हम 2 को लिए तो 2 के बाद किसको 2 के बाद हम किस पे जाएंगे 3 पे, और 3 के बाद किस पर 1 पर। तो देखिए यही लिखे हम 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। अब सपोज कीजिए कि आप 3 को लेके चल रहे हैं। किसको? 3 को। तो जैसे ही आप 3 चुनिएगा तो 3 के बाद देखिए कौन आ गए 1 ना, फिर 1 के बाद 2। ध्यान दीजिए, अगर हम 3 को ले और इस एरो के आधार पर घूमे इस पे, ठीक है, 3 हम लिए, क्या लिए 3, और एरो के अनुसार घूमे तो 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी हम इसके आधार पर चलते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझिएगा, फिर हम लोग भी देखते हैं आगे। अब आइए आगे देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, यानी आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज ले लिए जिसके वर्टेक्स यानी शीर्ष वह है ए बी सी, ठीक। इस ट्रायंगल में ए का शीर्ष मान x1 y1,
उसी तरह b का शीर्ष हम मान लिए क्या चीज, x2 y2, यानी x2 y2 b का क्या है, नियामक है। उसी तरह से यहाँ x3 y3 को हम नियामक मान लिए किसका, c का, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ a is x1 y1, b is x2 y2 and c is x3 y3। a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, c का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखे, मतलब यदि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखते हैं तो वह हो जाता है मेरा हाफ, और अब ये देखिए, याद है ना आपको जो हम आपको बताए थे, इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, 1 फिर 2 फिर 3, ये आपको याद रखना है, 1 2 3। इसका पहला मोमेंट याद है ना आपको, पहले एक लिए हम, तो फिर एक से कौन हुआ था 2, फिर 2 से कौन हुआ था 3, ये व्यवस्था है हमारी। दूसरा में हम अगर 2 लेते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, देखिए 2 से 3 और 3 से 1, ये दूसरा हुआ। तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या, सो देखिए वो था 3 से बढ़िएगा आगे तो क्या होगा, देखिए 1, फिर 1 से बढ़िएगा आगे तो क्या मिलेगा आपको 2। ध्यान रखना, आपको वो अरेंजमेंट याद रखिएगा, ठीक। और इससे पहले हम लोग 10th में पढ़े थे, अगर फॉर्मूला की बात कीजिएगा तो पिछले क्लास यानी 10th में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का पढ़े थे, तो वो होता था, यहाँ देखिएगा, होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3, देखिए ऑर्डर सेम रखना है, होता था x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट जो है वह x रखते थे हम लोग, और फिर बाकी का 2 जो रखते थे वो क्या रखते थे, y। इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वह हमको मिलता है क्या, वो देखिए हम लिख रहे हैं आपके सामने, तो वो मिलता है हमको x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, यही हमको मिलता है। तो देख लीजिए त्रिभुज क्षेत्रफल है वह है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या है y2। यानी इस फॉर्मूला को यदि आप इन 3 पैटर्न बिठाइएगा तो यह आपको आसानी से याद होगा। देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चूंकि कोऑर्डिनेट में नियामक जो होता है वह प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है आपका वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इसके कारण जो ट्रायंगल का जो एरिया मिलता है हमको, यानी हम जब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या देखते हैं, वह हमें प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसके आगे मॉड लगा देते हैं। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका हम लोग निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो उस कंडीशन में हमको
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वह पॉजिटिव मिलता है। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह केवल और केवल धनात्मक होगा, उसमें ऋणात्मक मान को लिया नहीं जाता है। अगर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त भी होगा तब भी हम केवल धनात्मक को लेंगे, यानी हर एक कंडीशन में एरिया का जो ट्रायंगल होता है वह पॉजिटिव ही रखना है, ये स्पष्ट है। तो ये हम लोग पढ़े थे। अब है क्या कि यदि मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल का सभी शीर्षों के यानी सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर पता है और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, तो फाइंड करते हैं किसके द्वारा, तो डिटर्मिनेंट के द्वारा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम वह डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, तो हाफ कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यानी अगर पहले का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो उसके कोऑर्डिनेट को क्या कीजिए, रो में रखिए। ध्यान दीजिएगा किसमें, रो में। तो हम लोग लिखते हैं क्या, x1 y1 1। 1 जो है यहाँ पे वो अपनी मर्जी से डाला जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे b का जो कोऑर्डिनेट है वह x2 y2, इसको भी रो के अकॉर्डिंग लिखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, x2 y2 1। अगर तीसरे पे ध्यान दीजिएगा यहाँ भी लिखा हुआ है x3 y3 1। यानी अगर मेरे पास दो है ना तो एक हम अपने मन से इसमें शामिल कर देते हैं, कौन सा, तो 1। तो यही हो जाता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। लेकिन सपोज आप थोड़ा सोचिए कि हम इसको क्यों मानेंगे भाई, कैसे पता चलेगा हमको ये है। तो अगर आपको पता करना है तब आपको क्या करना होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। यानी पता करने के लिए यह जरूरी है कि आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाते हैं कि वो कैसे होगा। तो हम चुन रहे हैं किसको, तो कॉलम 1 के अनुसार। यानी इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वह हम कॉलम 1 के हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करें। आइए देखिए डिटर्मिनेंट आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी का भी तो क्या करते हैं हम, कि सबसे पहले जिस एलिमेंट को लेते हैं, हम ध्यान दीजिएगा, हम जिस भी एलिमेंट को लेते हैं उसको क्या करते हैं, तो ढक देते हैं वह जिस रो और जिस कॉलम में हो। यानी वह एलिमेंट जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, तो ढक देते हैं, यानी उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए अगर हम x1 लेंगे तो कौन छूट जाएगा, तो ये पहला कॉलम और पहला रो छूट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा बात करें अगर साइन का यानी चिन्ह का, तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो चूंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम पहले कॉलम से निकाल रहे हैं, इसीलिए हम अपना फोकस जो है वह किस पे करेंगे, पहले कॉलम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए x1 किस जगह पर, देखिए तो पॉजिटिव है ना, x1 का साइन जगह के अनुसार क्या होगा, प्लस, तो लिखिए प्लस। तो ये हो गया आपका कितना, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका यहाँ से 1/2। हम पहला एलिमेंट चुन लिए, वह क्या रहा, x1। अब जैसे ही हम x1 लिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम x1 लिए ये पूरा का पूरा रो, सॉरी ये पूरा का पूरा कॉलम और ये पूरा का पूरा रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, देखिए तो y2 1 y3 1, ठीक है। इसको वहां लिख देते हैं। देखिए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा यहाँ y2 1 y3 1, ये हो गया मेरा पहला। अब आइए कॉलम
देखिए पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट की चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट की चर्चा करते हैं। तो पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट देखिए क्या है, x2 है ना। चलिए बहुत सुंदर, x2 के जगह के अनुसार यानी x2 जहां पर है उसके हिसाब से x2 का चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस ना, तो दीजिए माइनस। तो यहाँ हो गया माइनस। अब बताइए एलिमेंट क्या है, x2 है, तो लिखिए x2, लिख दिए क्या। अब जैसे ही हम x2 लिखे तो हम क्या करेंगे, आप देखिए x2 जिस रो, ध्यान दीजिएगा, x2 जिस रो और जिस कॉलम में हो, यानी x2 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो उसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं हम कि x2 किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। तो हम क्या देखते हैं, x2 जिस पंक्ति में है वह है दूसरा, यानी x2 दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है, तो छोड़ दिए इसको हम। जैसे इसको हम छोड़े तो छोड़ने के बाद देखिए क्या होता है मेरे पास, तो y1 1, y2 y3 1, यानी ऊपर हुआ y1 1 और नीचे हुआ कितना, y3 1, उसको लिखिए वहां। तो देखिए क्या हो गया आपका, यानी y1 1 y3 1, ये हो गया आपका दूसरा। अब आइए पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट पर ध्यान देते हैं। बताइए आप लोग, पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या है। तो ध्यान दें अगर हम, तो पहले कॉलम का तीसरा जो एलिमेंट है वह x3 है। क्या है, x3 है, ठीक है। अब बताइए कि x3 कहां पर है, यानी जगह के हिसाब से इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, बोलिए। तो देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस ना, तो लिखिए यानी प्लस x3 लिख दिए। अब नियम क्या कहता है कि यह जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको क्या करना, हमको छोड़ देना है, तो छोड़ दीजिए। अब बचा के आपके पास, उस पर ध्यान दीजिए, तो आपके पास बचा y1 1 y2 1, ये हो गया मेरा क्या, तो हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको 2/2 ऑर्डर का तो डिटरमिनेंट याद ही है ना, क्या था 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, कि a1 b1 a2 b2, तो डिटरमिनेंट हम बनाते हैं a1 into b2, यानी ऐसे गुना किए और फिर ऐसे गुना करते हैं, तो वहां माइनस पड़ता है खुद से, तो हो जाता है a2 b1, ठीक है। यह किसका सॉल्यूशन है, तो 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का, यानी इस पर्पस से हम लोग, यानी इस प्रोसेस का यूज करके हम 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो आइए इसमें निकालते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है। तो यहां से बढ़िए आगे, अब हम लोग क्या करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं इसका। अब देखिए क्या मिलता है हमको, तो यहाँ हो गया 1/2, ठीक है। अब हम बड़ी ब्रैकेट देखते हैं यहाँ पे, ये x1 है। रूल क्या बोला आपको कि सीधा क्रॉस करना है, ठीक है। तो चलिए कीजिए, ध्यान दीजिए कैसे होगा, देखिएगा y2 into 1, देखिए y2 into 1, फिर अपने पास से माइनस y3 into 1, नहीं y2 into 1 फिर माइनस y3 into 1, लिखिए इसको, देखिए y2 into 1 फिर माइनस y3 into 1, ये हुआ पहला स्टेप। अब आइए दूसरा विचार करते हैं। देखिए यहाँ -x2 अब फिर डिटरमिनेंट का प्रोसेस वही होगा। देखिए यहाँ y1 into 1 क्या होगा, y1 into 1 माइनस y3 into 1, यानी y1 into 1 माइनस y3 into 1 करेंगे हम, तो करिए इसमें, तो होगा y1 into 1 फिर माइनस y3 into 1, ये हो गया दूसरे का। अब आइए प्लस साइन के साथ देखते हैं, प्लस x3 यानी तीसरा, ठीक है। तो देखिए यहां भी क्या होगा, तो y1 into 1 माइनस y2 into 1 क्या होगा, तो y1 into 1 माइनस y2 into 1, तो लिखिए इसको। तो यहां से हो गया आपका
y1 इंटू 1 फिर माइनस y2 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बढ़ा के आगे, तो देखिए क्या होगा, तो 1/2 यहाँ हो गया x1, यहाँ क्या मिला, तो y2 माइनस y3 फिर माइनस x2 क्या मिला, y1 माइनस y3 फिर प्लस x3 क्या मिला, तो y1 माइनस y2 ये होगा। अब जरा गौर कीजिए आप थोड़ा सा कि यदि हम लोग ऐसा करें कि इसको एक लाइन और बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे, x1 y2 माइनस y3, इसका माइनस क्या कीजिए ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x2 मेरा निगेटिव है, ठीक है। अब इस माइनस को हम ना अंदर करते हैं, ठीक, या फिर ये दोनों से माइनस कॉमन बाहर निकालिए, समझिएगा गौर से। अगर हम इस माइनस को अंदर करेंगे तो भी काम हो जाएगा मेरा, या फिर इस दोनों से माइनस कॉमन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए माइनस कॉमन बाहर निकालते हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का टर्म यानी ब्रैकेट का अंदर जो है, जो प्लस है वो क्या हो जाता है माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा तो प्लस। आइए करते हैं इसको, देखिए क्या होगा, यहाँ ले लीजिए माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ x2। अब क्या बोले हम कि जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये y3 जो देख रहे हैं माइनस में, यह y3 क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये y1 क्या होगा माइनस, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं तो मेरा भी ट्रायंगल का जो मान आता है वह मिलता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो हम ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। तो यही था आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट के द्वारा। इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए अभी हम लोग इस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि अभी हम आपको अब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। तो देखिए x2 y2 और ये c है, इसका कोऑर्डिनेट था x3 y3। देखिए ध्यान दीजिए और याद कीजिए थोड़ा सा कि जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे 10th में, ठीक है, तो वहां हम लोग लिखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में दिए थे मॉड हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। तो इससे क्या हुआ था कि मॉड डालने से जो था, जब मेरा क्षेत्रफल माइनस में आता था तो भी प्लस हो जाता था, और यदि प्लस में है तब तो ठीक ही। यानी मॉड के द्वारा क्या करते थे हम, तो चीजों को बताते थे कि या प्लस होगा या फिर माइनस होगा। लेकिन जब हम यही चीज डिटर्मिनेंट के द्वारा करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग लिखते हैं 1/2। फिर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो रो में लिखना है x1 y1 1 लिख दिए। फिर दूसरा लिखिए x2 y2 1 x3 y3 1। यानी अगर आप जो आपको कोऑर्डिनेट है उसको आप रो में भी लिख सकते हो, कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यानी वैल्यू सेम होगा, चाहे हम कोऑर्डिनेट को रो में लिखें या कॉलम में लिखें, ठीक है। यदि रो में लिखेंगे तो भी 1 देंगे हम, कॉलम में लिखेंगे तो भी 1 देंगे हम, ठीक है। तो आप इसको रो से लिखो या फिर कॉलम से लिखिए, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट को आप फ्री है लिखने के लिए, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। लेकिन हम जिस बात पे बात कर रहे हैं वह यह है कि 10th में तो क्षेत्रफल के आगे मॉड लगा दिया जाता था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 10th में तो हम लोग क्या करते थे, तो क्षेत्रफल के आगे मॉड लगा देते थे। लेकिन क्या इसमें हम मॉड लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मॉड लगाएंगे हम, ध्यान से समझिएगा। क्या यहाँ मॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्या इसे मॉड लगा सकते हैं हम? तब बताइए, अगर हम मॉड लगाएंगे तो हम कैसे जानेंगे इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट है और कौन सा मॉड है? समझ रहे हैं हमारी बात को? यानी अगर क्षेत्रफल को प्लस लेना हो, ठीक है, तो हम अगर मॉड लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट है और कौन सा मॉड है? नहीं ना। इसीलिए क्या होता है कि हम जब डिटर्मिनेंट के द्वारा निकालते हैं एरिया, तो हम मॉड का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, मॉड का इस्तेमाल फॉर्मूला में नहीं करते हैं, बल्कि जब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लिए, अगर प्लस हुआ तो प्लस में छोड़ देंगे, माइनस होगा तो भी उसको हम प्लस कर देंगे। ध्यान से समझ रहे हैं कि यदि हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, मान लीजिए कुछ भी है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, मान निकालें, और हमको प्लस आएगा तब तो हम प्लस लिखेंगे। लेकिन यदि माइनस आएगा तब भी हम क्या करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को, माइनस को हम क्या करेंगे, तो प्लस लिखेंगे। मतलब हम माइनस में नहीं लिखेंगे। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप डिटर्मिनेंट का मान सॉल्व करके लाए 5, ठीक है। हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए और हमको मान मिला 5, तो हम क्या लिखेंगे पता है, हम लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ग इकाई, यानी 5 स्क्वायर यूनिट, ये हम लिखेंगे। लेकिन यदि इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 आ जाए, ध्यान दीजिएगा, प्लस मिला तब तुम लिख दिए, यदि माइनस आपको मिल जाए इस डिटर्मिनेंट का मान, तब भी आप इसको क्या लिखेगा, तो 5 वर्ग इकाई, यानी 5 स्क्वायर यूनिट। यानी अगर प्लस मिला तो भी प्लस लिखेंगे, माइनस मिलेगा तो भी प्लस ही लिखेंगे। यहां पर इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना,
ठीक है। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। आयतन में क्या लिखते हैं, घन लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग इकाई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। प्रॉब्लम में क्या होता है कभी कभी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा दिया जाता है, जब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ, मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे कहा जाएगा किसी एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे सपोज कीजिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं अभी कि उस टाइप का एक प्रॉब्लम हो आपके पास जिसमें कि आपसे कहा जाए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, देखिए दिखाते हैं हम आपको। सपोज कीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस टाइप से है, देखिए कि आपको एक ट्रायंगल दिया, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट लिया गया कितना, तो देखिए -20, बी का हो गया 0,4, 0,4, सी का हुआ आपका 0K, और प्रश्न का आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर जो है वह 4 स्क्वायर यूनिट, ध्यान समझिएगा, 4 स्क्वायर यूनिट है, ये आपसे बोल दिया, ठीक है। त्रिभुज का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ प्रत्येक वर्टेक्स का, इसका है -20, इसका है 0,4, इसका रहेगा 0, ये 0 क्या है तो K है, सॉरी ये क्या है 0K है। तब आपसे ये कहा कि भाई आप K का वैल्यू निकालो, जहां पर ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो 4 स्क्वायर यूनिट है। अब एक बात बताइए, अभी हम क्या बोले आपको कि जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे आपको प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसका जिम्मेदार ये कोऑर्डिनेट्स है, यानी x1 y1 का वैल्यू है। x1 y1 के वैल्यू के प्लस माइनस होने के कारण यहाँ डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वह भी क्या होता है, तो प्लस और माइनस होता है। चूंकि हमें यहाँ से इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, याद रखिए हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें एरिया के मदद से कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। चूंकि वैल्यू जो है वह प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसी के कारण जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 4 को यूज करेंगे प्लस और माइनस साइन के कारण। यानी समझ रहे हैं ना आप लोग कि यदि एरिया दिया हुआ रहे, ठीक, और आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाए, तब उस समय आप एरिया को प्लस भी लीजिएगा और माइनस भी लीजिएगा, ठीक है। फिर सुनिए, अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, आपको प्लस आएगा तब भी प्लस लीजिएगा, माइनस आएगा तब भी प्लस लीजिएगा। लेकिन यदि एरिया दिया हुआ हो और आपको किसी भी बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर हमें K ज्ञात करना है, तो वैसे स्थिति में आप एरिया को प्लस भी लिखिएगा और माइनस भी लिखिएगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए हम इसके अगले पॉइंट पर विचार करते हैं। अगला क्या है, तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। हम लोग अगला जो पॉइंट इसमें आपको बता रहे हैं वह है 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, यानी कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ध्यान दीजिए,
आज आपको ये जानना है कि तीन बिंदु जो है वह संरेख कब। तो संरेख होने का शर्त तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि संरेख कहते किसको। यानी हमें सबसे पहले यह जानना है कि कॉलिनियर कहते किसको। तो आपको डेफिनेशन बताते हैं हम, थोड़ा सा फिर चलेंगे हम। देखिए यह एक सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा में जो जाए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक सरल रेखा है, ठीक है। या सरल रेखा ना लेके आप रेखाखंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास एक रेखाखंड है या सरल रेखा है या किरण है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कहता है तीन या तीन से अधिक बिंदु हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि तीन बिंदु हैं या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है। यदि यही कहता है कि यदि ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा, तब हम इन तीनों बिंदुओं को संरेख कहें। फिर से एक बार बताएं, जैसे मान लीजिए आप एक रेखा लेते हैं, ठीक है। रेखा ले ली हम, अगर ए बी सी ये तीनों बिंदु यदि इसी रेखा पर रहेगा, तब जाकर हम इन तीनों बिंदुओं को संरेख कहेंगे। यानी if point A, B, C lies on a straight line, if 3 points A, B and C lie on a straight line, then 3 points are said to be collinear, ठीक है। अब आइए हम एक चीज पे और विचार करते हैं कि बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। ये जानना कि हम बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण कैसे करें। तो याद रखिएगा, त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब बिंदुएं असंरेख हो। तीन बिंदु क्या हो? असंरेख हो। असंरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं रहे। त्रिभुज का निर्माण यानी मेरा ट्रायंगल फॉर्म जो होगा वो तभी होगा जब पॉइंट जो है ना वो कॉलिनियर नहीं हो, तब मेरा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यानी अगर कोई तीन पॉइंट कॉलिनियर है, संरेख है, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण संरेख बिंदुओं से नहीं होता है। जब त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं, तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? 0 होगा, होगा ना। यदि त्रिभुज का निर्माण हुआ ही नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ से होगा? नहीं ना होगा। जब क्षेत्रफल नहीं होगा, वैसे स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होगा पूरा उसका मान 0 हो जाएगा, होगा ही नहीं तो 0 होगा। तो यही कहता है कि तीन बिंदुओं के असंरेख होने का शर्त क्या है। तो यदि हम इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बना के माना कि त्रिभुज है, मान ले हम कि तीन बिंदु त्रिभुज बन जाता है, तो वैसे स्थिति में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? तो लड्डू मिलेगा खाने वाला, यानी 0, ठीक है। देखिए यही हुआ तीन बिंदुओं के संरेख होने का शर्त है। वो देखिए क्या है कि यदि a x1 y1 b x2 y2 एवं c x3 y3 तीन संरेख बिंदुएं, तो तीन संरेख बिंदु है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वह क्या होगा आपका? तो 0 के बराबर। अच्छा, अभी क्या पढ़े थे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? तो हाफ
डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। यानी अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो दो देख रहे हैं ना आप, वो क्या इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इससे आपको मिलेगा आपका, वह होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो गया? कंडीशन। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि तीन बिंदुएं असंरेख हो, ठीक है, तब सॉरी तीन बिंदु यदि संरेख हो, संरेख गलती से बोल दिए थे हम, यदि तीन बिंदु संरेख हो, संरेख का मतलब एक रेखा पर हो, यदि एक रेखा पर रहेगा तब उससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो वैसे स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा 0। अब जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो हम पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए यानी x1 y1 अपने मन से 1, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी x2 y2 खुद से 1, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सी यानी x3 y3 फिर खुद से 1 बराबर क्या होगा? 0। अब देखिए दो इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 से गुना क्या होगा? 0। यानी यह हो गया कंडीशन कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा तब वह तीनों बिंदु कॉलिनियर होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो इतना चीज जो है हमको पढ़ना था एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अब हम आपको क्या करेंगे कि हम आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हम आपको वीडियो में इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन दे देंगे यानी प्रॉब्लम दे देंगे। आप उसको क्या कीजिएगा, घर में डील कीजिएगा, तब हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो चलिए हम आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा आराम से। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम इसका है कि आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इनके शीर्ष यानी वर्टेक्स जो है वह कितना है, तो -2 ये पहला हुआ। दूसरा है 2 - 6 -2 4, ठीक है, 2 - 6 और है तीसरा कौन है, तो 5 4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना कि इस त्रिभुज का जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है उसका हमको क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि कितना होता है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेंगे, यानी शीर्ष का नियामक हम लोग शीर्ष को मान लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए मानते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो लेट सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, लेट a -2 4 b 2 - 6 c 5 4। तो मान लिए कि मेरा a का कोऑर्डिनेट है 2 4, b का कोऑर्डिनेट है 2 - 6 और c का कोऑर्डिनेट है 5 और 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि इसका एरिया निकालना है। चलिए निकालते हैं। थोड़ा सा पहले स्टार्ट में देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, तो हाफ x1 y1 1। देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, x2 y2 1 x3 y3 1। अब अगर हम इसमें कोऑर्डिनेट को पुट करें तो देखिए क्या होगा, 1/2
2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x1 कितना है तो -2, y1 कितना है 4, अपने मन से क्या देते हैं 1 तो दीजिए, यानी -2 4 1 दे दिए। फिर देते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या करते हैं, सो देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है तो 2 -6, अपने मन से 1, फिर दीजिए 5 4, खुद से 1। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, आज निकालते हैं हम √2 से, यानी हम √2 को सिलेक्ट करते हैं, इसको, इसी से हम वैल्यू निकालें। ठीक है, तो बताइए इसका साइन क्या होता है, तो साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पता है। तो हम क्या करेंगे कि हम √2 को चुने, इसको चुने, ठीक है, यानी इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या होगा, 1/2, ये बड़ी ब्रैकेट है। आप बताइए कि √2 का, ध्यान दीजिएगा, √2 का पहला एलिमेंट यही ना है, देख रहे हैं ना, √2 का पहला एलिमेंट कौन है 2 है ना। अब बताइए 2 जहां पर है उसके हिसाब से उसका चिन्ह क्या होगा, देख लीजिए, जहां पे 2 है उसके हिसाब से उसका साइन क्या होगा -2 ना, तो लिख दीजिए -2। अब तो ये हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो डिटरमिनेंट लिखने का क्या रूल है कि भाई आप जिस रो या जिस कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट को आप चुनिएगा उसके पूरे रो और उसके पूरे कॉलम को आपको क्या करना है, तो छोड़ देना है। ठीक है, यही ना रूल। तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब बताइए उस रो और उस कॉलम को जब हम छोड़े तो मेरे पास क्या बचा, उसको लिखिए। आपके पास बचा 4 1 4 1, बचा क्या। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे रो के पहले एलिमेंट को तो हम ले लिए। अब हम क्या देखेंगे कि दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट क्या है। तो देखिए दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट जो है वह है -6, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है -6। तो -6 जो है वह देखिए किस जगह पर है और उस जगह के हिसाब से उसका चिन्ह क्या हो। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हम, आपको यह देखना है कि -6 जो है वह कहाँ है और जगह के हिसाब से उसका साइन क्या है। तो बोलिए जगह ये है इसका, इसके हिसाब से इसका चिन्ह क्या है प्लस ना, तो लिखिए प्लस, लेकिन नंबर क्या है मेरा -6, लिख दिए। अब आइए फिर वही रूल है कि जिस एलिमेंट को हम लिए वो जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम जिस रो और जिस कॉलम में है अगर उसको छोड़ेंगे तो बताइए आपके पास क्या बचेगा, उसको लिखिए। तो देखिए जरा ध्यान से, -2 बचेगा क्या, देख लीजिए, -2 1 5 1 है। फिर से बोलते एक बार ध्यान दीजिएगा, -2 1 5 1 लिख देते हैं इसको, -2 1 5 1 लिख दिए। अब बढ़िए यहां से फिर आगे। आप बताइए कि आप किस रो को ले चल रहे हैं अभी, दूसरा को ना, हाँ बहुत सुंदर। तो दूसरा जो रो है उस दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए तीसरा एलिमेंट कौन है 1 है, तो 1 हम लोग ले। अब बताइए 1 जहां पर है उसके हिसाब से इसका जो साइन होगा वह प्लस होगा या फिर माइनस होगा, बताइए प्लस होगा ना कि माइनस, तो माइनस, तो लिखिए यहाँ पे हम माइनस। अब वही नियम फिर से लगाइए कि जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ दीजिए। तो जैसे जिस रो जिस कॉलम को छोड़िएगा आपके पास बच जाएगा कितना, तो -2 4 5 4, इसको हम लोग क्या किए, लिख। अब आपको जैसे ही आप 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को 2/2 ऑर्डर में बदले, अब 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पर देखना आपको कैसे आप बनाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर डिटरमिनेंट a1 b1
A2B2 हो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस देके ऐसे करते हैं, यानी आप लिखते हैं A1 इंटू B2, फिर माइनस देते हैं और लिखते हैं A2 इंटू B1। यही होता है ना। तो अब आप क्या कीजिए, इसका इस्तेमाल इसमें कीजिए और जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 1/2। चले आप शुरू कीजिए। देखिए ये हो गया -2। कैसे मल्टीप्लाई करते थे ऐसे, तो कीजिए 4 इंटू 1 क्या होगा। देखिए ये हो गया आपका 4 इंटू 1, ठीक है। फिर माइनस 4 इंटू 1, ये हो गया पहला, ठीक है। अब आइए इसमें प्लस माइनस माइनस 6, फिर यही होगा। देखिए यहाँ -2 किससे मल्टीप्लाई 1 से, फिर माइनस होगा 5 किससे मल्टीप्लाई 1 से, कीजिए इसको। ये होगा -2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5। फिर आइए वहां देखिए क्या है, तो वहां पर आपका था -1, फिर इसमें लगाइए प्रॉपर्टी, तो -2 इंटू 4 फिर -5 इंटू 4। ये हो गया मेरा, यहाँ तक हम लोग आ गए। इसको और आगे बढ़ाइए, यहाँ क्या होगा 1/2। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ -2 4 -4 फिर -6 -2 -5 फिर -1 और इधर हो गया -8 -20। देखिए ये हुआ मेरा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। तो इधर वाला क्या करते हैं, मिटाएं। तो अब तक आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, 1 मिनट जल्दी कीजिए। (1/2 -2). देखिए 4 में 4 जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 0 ना, तो ये हो गया 0, ठीक है। फिर -6 -2 और -5 क्या होगा -7। फिर बढ़िए आगे -1 -8 और -20 -28, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, बढ़ाइए आगे, देखिए क्या होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका 1/2 -2 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 42 माइनस माइनस प्लस, फिर बढ़िए आगे 1/2 इंटू, देखिए 2 और 8 10 बच गया 1 4 2 6 और 1 कितना हुआ, 2 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 35। तो ध्यान दीजिए जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए यहाँ पे तो क्या मिला हमको 35 मिला। तो डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस रहेगा तो भी प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो भी प्लस ही लिखेंगे, बस लिखेंगे क्या सो देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसमें, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई, यानी यही हो गया मेरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम निकाल। अब जो हम एक सवाल आपको बता रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखिए इसको मिटा दें हम लोग, बिल्कुल। चलिए देखिए सवाल क्या है उस पर देखते हैं। सवाल कहता है x का मान निकालें,
तो दूसरा में ये सवाल बना रहे हैं, x का मान निकालें। ठीक है, यदि त्रिभुज जिसके शीर्ष x4 2 -6 तथा 5 4 है, का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। ध्यान दीजिए, ये जो सवाल है आपके सामने, उसमें आपको कहा जाता है कि x का मान आपको निकाल के बताना है। कब? जब आपको त्रिभुज का शीर्ष पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। तो गौर कीजिए, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 35 वर्ग इकाई है, तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस लिखते हैं, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब बताइए, कोऑर्डिनेट के कारण ही तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस भी मिलता है और माइनस भी मिलता है। आज हमें उसी कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम जो एरिया दिया गया हमको है, हम उसको प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नाम मान लीजिए, यानी लेट ए मान लेते हैं हम किसको, तो x4 को, b मान लेते हैं किसको हम, तो 2 - 6 को, c किसको मान लेते हैं, तो 5 और 4 को, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हमको बोला गया है कितना, तो 35, जिसका हम इस्तेमाल किसमें करेंगे, तो प्लस और माइनस में। इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या था डिटरमिनेंट का, तो हाफ। अब डिटरमिनेंट में देखिए क्या होगा, x4 1 पहला हो गया, दूसरा का लिखिए 2 - 6 खुद से 1, तीसरा पे ध्यान दीजिए 5 4 1 बराबर प्लस माइनस 35। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो देखिए यहां से, और x4 1 2 - 6 1 5 4 1। अब ध्यान दीजिए, 2 इधर डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 70 ना, यानी 70। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप किससे सॉल्व कीजिएगा बोलिए, तो हम ऐसा करते हैं ना, इस बार हम इसको चुनते हैं, किसको, तीसरे रो से चलते हैं। ध्यान दीजिए, साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये हो गया साइन इसका। और अब आइए इधर मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी डिटरमिनेंट x4 1 2 - 6 1 5 4 1। आइए सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। हम किस में चल रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, हम तीसरे कॉलम में है, सॉरी तीसरे रो में है। तीसरा रो का पहला एलिमेंट कौन सा है बताइए, तो तीसरा रो का पहला एलिमेंट है 5। ध्यान दीजिएगा 5, साइंस का क्या होगा, प्लस, देखिए प्लस लिख दिए। अब क्या करना आपको, तो रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जैसे रो कॉलम को छोड़िएगा जो मिला उसको लिख दीजिए, तो 4 × 1 - 6 × 1। फिर तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट कौन है, देखिए यहाँ 4 है ना, तो तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट अगर 4 है तो इसका जगह कहाँ पे देखिए, तो इसका साइन क्या होगा, 4 का माइनस ना, तो लिखिए -4। अब जैसे ही -4 रखे तो रूल कहता है कि -4 जो है जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। माइनस जिसमें हो आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। तो बताइए 4 जो मेरा वो था इसमें और इसमें, छोड़ दिए, क्या क्या बचा उसको लिख दीजिए, तो बचा x1 2 1, यानी जिस रो में और जिस कॉलम में रहेगा वो एलिमेंट हम उसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। अब बताइए रो 3 का तीसरा एलिमेंट कौन है, 1 है, 1 का साइन क्या है, तो प्लस है, तो लिखेंगे हम लोग कितना, +1।
फिर क्या करेंगे, वह जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए कॉलम छूट गया, ये रो छूट गया, क्या बचा देखिए x4 2 -6 बचा क्या, और बराबर में क्या था मेरा, तो बराबर में है मेरा ±70। कोई दिक्कत, फिर आगे बढ़िए डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए। डिटरमिनेंट का प्रोसेस याद है ना हम लोग को, तो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं हम लोग, तो डिटरमिनेंट में हम करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है a1 b1 a2 b2, ठीक है, हम लिखते हैं a1 b2 -a2 b1। आइए इसको हम ऐसे ही बनाते हैं, क्या होगा तो विचार करते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, तो 5, आप थोड़ा सा फास्ट करें क्या, अच्छा करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 × 4 4, फिर खुद से -1 -6 × 1 कितना -6, ध्यान से समझिएगा, देखिए 4 × 1 4 होगा, फिर माइनस खुद से देते हैं हम लोग, दे दिए, अब -6 को 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा -6, फिर यहाँ ये -4 वही हाल यहाँ कीजिए, x × 1 x, फिर अपने 1 से माइनस, 2 × 1 2, फिर 1 वाला आइए यहाँ देखिए क्या होगा इसमें 1 में, तो यहाँ आपका होगा -6x, फिर -8 बराबर कितना ±70, फिर नीचे लाइए इसको, और 5 4 -6, ठीक है, फिर -4x -2, फिर प्लस -6x -8 बराबर ±70। क्या आप लोगों को तकलीफ यहाँ तक, तो देख लीजिए, वैसा करें हम, इधर वाला मिटा दें, हाँ ठीक है। अब आइए उसका हम लोग क्या करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए, और 5, ध्यान दीजिए 4 + 6 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट 5 से, कितना होगा 50, डन, माइनस प्लस, देखिए ध्यान से, माइनस प्लस क्या होता है, -4 × x 4x, देखिए इसको, तो 4x, फिर गौर कीजिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 2 जा 8, इसको भी लिखिए, यानी प्लस 4 दूनी 8, फिर आइए प्लस माइनस माइनस, देखिए 6x प्लस माइनस -8 बराबर ±70, और आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आप कीजिएगा, आपको आता तो लग जाइए, देखिए 4x, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए 8 8 कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 -10x = ±70, ठीक है, यानी इसका मतलब होगा कि 50 - 10x का मान 2 है, एक है +70 और एक -70, यहाँ 2 से तोड़ दीजिए, आइए आइदर 50 - 10x = 70, इसको सॉल्व कीजिए, तो 50 - 70 = 10x, और 10x = -20, और x = -2, एक पार्ट हुआ। अब आइए हम इसके दूसरे हिस्से विचार करते हैं, दूसरा हिस्सा क्या होगा वो देखते हैं। अब दूसरा हिस्सा में क्या कीजिएगा, बोलिए, माइनस लेके चलिएगा ना, बहुत सुंदर, तो लेके चलिए माइनस, देखिए क्या होगा दूसरा हिस्सा। आइए बातचीत करते हैं हम लोग, आसान लग रही है ना आपको, देखिए यहाँ, और 50 - 10x = कितना -70, ठीक है, अब फिर ट्रांसफर कीजिए, तो 50 + 70 = 10x, और 10x = 120, और x = 12, यानी हम क्या देखें यहाँ पे कि x का हमें 2 वैल्यू मिलता है, -2 और कितना 12, यानी अगर आपकी मर्जी है तो आप -2 रख सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप 12 रख सकते हैं, दोनों पर ही आपको उस ट्रायंगल का एरिया कितना मिलेगा, तो 35 मिलेगा। फिर हम लोग कल के क्लास में आपको जो हम सवाल देंगे वो नहीं बनेगा, उसको हम बताएंगे।
आज इतना है।